IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक टीम का हिस्सा था जिसे अंग्रेजी में एडवांस पार्टी कहा जाता है, यानी वो जो आगे आगे चलते हैं। हमें दिल्ली से गैंगटॉक जाना था। टीम के बाकी सदस्य ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी आने वाले थे और मुझे कार लेकर जलपाईगुड़ी पहुंचना था। लेकिन दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण एक दिन बेकार हो गया। हम लखनऊ में एक दिन ज्यादा रुक गए। सारा टाइम टेबल बिगड़ गया था। तो सूरत हाल यह था कि मान लीजिए आज सुबह 10 बजे थे और कल सुबह 10:30 बजे हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। उस जमाने में तो क्या, आज भी एक दिन में यह सफर पूरा नहीं हो सकता। फिर किसी भले आदमी ने राह सुझाई कि अगर हम उत्तर प्रदेश से नेपाल चले जाएं तो उसकी तराई को पार करके हम बंगाल के बॉर्डर पर एक रात में पहुंच सकते हैं। तो हमने लखनऊ से नेपाल का रास्ता पकड़ा जो गोरखपुर होते हुए जाता है। गोरखपुर पहुंचकर पता चला कि बॉर्डर अभी भी 75 किलोमीटर दूर महाराजगंज के सोनौली कस्बे में था। कुछ समय बाद हम वहां भी पहुंच गए। सीमा चौकी पर लगा जैसे कोहराम मचा हुआ है। नेपाल और भारत के बीच वीजा नहीं चलता, लेकिन सीमा पर फिर भी लिखा पढ़ी होती ही है। तो यह कोहराम या मेला उसी लिखा पढ़ी के लिए था। लाख समझाने पर कि हम पत्रकार हैं और हमें नेपाल के बंगाल बॉर्डर पर बने चेकपोस्ट कांकर भीता तक जाना है, वहां के अधिकारियों पर जूं नहीं रेंगी। काम अपनी मंथर गति से चलता रहा और आखिरकार शाम को ही हमें इजाजत मिली। नेपाल की सीमा पार करते ही हमें अपनी एक बड़ी भूल का एहसास हो गया। हमारे पास 500 रुपए के भारतीय नोट थे जो नेपाल में नहीं चलते। ना तो पुलिस अधिकारी उसे स्वीकार कर रहे थे, ना ही बाजार में कोई उन्हें ले रहा था। पुलिस पोस्ट पर चुंगी देने के बाद हमने पाया कि ड्राइवर और मेरे बीच सिर्फ 1200 रुपए थे जो यहां चल सकते थे। इनमें से 500 रुपए नेपाल से बाहर निकलने पर देने थे, यानी अब हाथ में सिर्फ 700 रुपए थे और नेपाल में 700 किलोमीटर का सफर बचा था। शाम हो रही थी और भूख बहुत लग रही थी, तो एक जगह रुककर हमने कुछ खाया, पानी खरीदा और कुछ बिस्किट लिए। अब जेब में 600 रुपए थे और इसमें ही अब काम चलाना था। बुटवाल के पास हमने देखा कि एक रास्ता काठमांडू की ओर जा रहा था और दूसरा चितमन नेशनल पार्क। वहीं एक पेट्रोल पंप भी था। तभी ड्राइवर बोला, सर डीजल भरवा लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है। हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे जो बस बंद ही होने वाला था। वहां काम कर रहे लोगों से मैंने पूछा कि कांकर भीता का रास्ता तो ठीक है ना? उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे किसी भूत को देख रहे हो। इस रात में जाएगा? उनमें से एक ने पूछा। उसके चेहरे पर आतंक साफ दिख रहा था। मैंने हां में सिर हिलाया। सब सामान तो है ना तुम्हारे पास? उसने पूछा। इसका क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा, देखो यहां से कांकर भीतर तक अब कुछ नहीं मिलेगा, सब बंद हो जाएगा। अगर गाड़ी खराब हुआ तो जंगल में ही रह जाएगा। मैंने अपनी चिंता छिपाते हुए मजाक करने की कोशिश की और पूछा, क्या जंगल में शेर हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, उससे भी खतरनाक।
प्रचंडा का सेना है। उस जमाने में नेपाल के कम्युनिस्ट राजनेता प्रचंडा अपने कुछ साथियों को लेकर नेपाल की सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए थे और वो सेना इसी चितवन नेशनल पार्क में शरण लिए हुए थी। अब परेशान होने की बारी मेरी थी। डीजल में 500 रुपए निकल गए थे। कांकर भीता में देने वाले 500 रुपए छोड़ दें तो अब सिर्फ 100 रुपए जेब में थे। रात का सफर और कुछ हुआ तो कोई मदद नहीं, कम से कम सुबह तक तो कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। साथ ही इन उग्रवादियों से मुठभेड़ का खतरा भी मंडराने लगा था। पर अब तो ओखली में सर दे ही दिया था, अब पीछे तो हटा नहीं जा सकता था। खैर राम राम करते हुए यात्रा शुरू हुई। ड्राइवर से मैंने कहा, देखो अब ना तो चाय मिलनी है और ना ही खाना, अब बस चलना है। वो भी पेट्रोल पंप वाले की बात सुन चुका था तो उसने गाड़ी भगानी शुरू की। रात गहराने लगी और हम चितवन नेशनल पार्क में पहुंच गए। बीच बीच में सामने से एक आध ट्रक गुजर जाते थे। उन्हें देखकर बड़ा हौसला मिलता था कि चलो हम इस बियाबान में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ट्रक सामने से दिखाई देते सब डिपर देते कि अपनी हाई बीम को लो पर कर लो। मेरा दिल्ली वाला ड्राइवर हाई बीम पर चलाने का आदी था। उसे नेपाल के ट्रक वालों की इस आदत से खीज हो रही थी, लेकिन मैं खुश था। बार बार ऐसा होने के कारण उसकी खीज उसे सोने से बचा रही थी। वो अब नाराजगी में ही सही लेकिन ज्यादा ऊर्जा से गाड़ी चला रहा था। करीब रात के 10 बजे उसने ऐन जंगल के बीच गाड़ी रोकी और कहा, सर गाड़ी गर्म हो गई है, सुबह से चल रही है, तो मैं विंडशील्ड साफ कर लेता हूं, तब तक इसको भी आराम मिल जाएगा। रात के घुप अंधेरे में हम दोनों कार से उतरे। गाड़ी का इंजन बंद था और लाइट्स भी। अब सिर्फ जंगल में झिंगुर का शोर उठ रहा था और बीच में सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था जिसके पेड़ खुद अपनी ही परछाई बने हुए थे और ऊपर आकाश में इतने तारे जितने आपको शहर में कभी नहीं दिखाई देंगे। मेरा बहुत मन हुआ कि काश ये यात्रा हमने दिन में की होती तो इस जंगल के वैभव को और अच्छी तरह से देख सकते। फिर लगा कि रात का ये नजारा भी वाकई अनूठा ही है। आधे घंटे बाद हमने फिर यात्रा शुरू की और 4.5 घंटे लगातार चलने के बाद हम कांकरभीटा पहुंच गए। रात का 2:30 बज रहा था। बॉर्डर नाका शांत था, गेट बंद थे, एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। अगर कोई पैदल सीमा पार करना चाहता तो आराम से कर सकता था। हमने एक गेट के सामने गाड़ी लगाई और सो गए। सुबह 5 बजे नेपाल पुलिस ने ही हमें उठाया और हमने अगले 30 मिनट में सारी औपचारिकताएं पूरी की। एक बार हम फिर वापस भारत की सीमा में थे। अब हमारे 500 के नोट चल सकते थे और 12 घंटे के तनाव के बाद एक बार फिर लगा जैसे हम वापस पैसे वाले हो गए। भारत पहुंचते ही हमने एक चाय वाले की दुकान का रुख किया। चाय पी, समोसा खाया और उसे 500 का नोट दिया। वो हंसने लगा और बोला, साहब इतना तो हम दिन भर में नहीं कमाते। मेरे पास अब एक भी भारतीय पैसा नहीं था। तो वो बोला, अरे सर घबराओ मत, यहां भारत, नेपाल, बांग्लादेश सबका टका चलता है। नेपाली रुपया हो तो वो भी दे जाओ, कोई बात नहीं। मेरे ड्राइवर ने जो नेपाली रुपए याद के लिए रखे थे वो उसे दिए और हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। 21 घंटे के निरंतर सफर में 1130 किलोमीटर की दूरी पार करके हम अपने साथियों को लेने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच चुके थे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Wars and Warriors, Air Vice Marshal Arjun Subramanian takes listeners on a trip
with the race to Dhaka and some of the most crucial moments from the Lightning campaign of Bangladesh. On Think Fast, Varun and Suchita drop some hot takes on NFTs, music, and the rise of social commerce. On Ikka Dukka Economy, Abhinav Trivedi and Dr. Bharat Junjunwala, author and ex-professor IIM Bangalore, discuss war and its effects on our daily lives. On Shunya One, we spoke to Alok Goyal. He's a partner at Stellaris Venture Partners. We discussed why SaaS works well for India. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss Australia's anti-trolling bill aimed at making social media platforms safer, but perhaps a little less private. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है, जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूं मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।